नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग डेली एक सेट का प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का यह सेट नंबर 10 है। यह पेपर 2020 में 25 दिसंबर 2020 में ये जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वह पेपर है। ठीक है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें पूरा जीके और साइंस का सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमीदा बानो बेगम के द्वारा किया गया था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। इसे याद कैसे रखना है? हुमायूं का दिल बड़ा है, यानी कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है डोमिनिक थिएम है। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखना है 2023 में जो है, जो जितने भी ग्रैंड स्लैम में टूर्नामेंट होता है सभी का पुरुष एकल का खिताब और महिला एकल का खिताब याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद करवाते हैं। देखिए 2023 में जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुआ था, पहले ये समझिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम में कितना टूर्नामेंट होता है? तो 4 टूर्नामेंट होता है और चारों का क्रम भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा ओपन होता है, यानी कौन सा टूर्नामेंट होता है? तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यानी चौथा यूएस ओपन होता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल का खिताब है वो भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। ठीक है, और लास्ट वाला जो है चौथा जो है यूएस ओपन है वो भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता। यानी कि पहले ये याद कर लीजिए, देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये तीनों का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता। ठीक है, आप भी याद किए होंगे, आप मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। और तीसरा जो है विंबलडन, विंबलडन पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। तो आपको याद रखना है अल्काराज, ये विंबलडन का है। बाकी तीनों का जो है ये तीसरा है। बाकी तीनों का जो है यानी कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है, अब महिला एकल का खिताब देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल का खिताब सवालेंका ने जीता। महिला एकल का खिताब सवालेंका ने जीता। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया पहला। दूसरा जो है फ्रेंच ओपन ईगा स्वीटेक ने जीता। ठीक है, ईगा स्वीटेक, ये आपको याद रखना है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आता है विंबलडन, तो विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता बोड्रोसोवा, बोड्रोसोवा ने जीता, बोड्रोसोवा। ये 3 हो गया। और अंतिम है यूएस ओपन, यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कोको गाफ ने जीता। ये सारे आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए ए यहाँ, ए पॉइंट यहाँ है, ए और बी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट लास्ट वाला बी। तो वो पूछ रहा है कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसको हम ऐसे पहले इसको ड्राइंग करेंगे, जैसे ए और बी, ये हो गया ए और ये चलेगा यहाँ बी। ठीक है, इसको अगर अच्छे से बनाते हैं तो ए और बी के मध्य पूछा है। तो ये देखिए ए और बी का ये पॉइंट से ये पॉइंट जब आएंगे ना, तो देखिए ये 2 ओम और ये 2 और ये 2, ये तीनों आएगा। ठीक है, इसमें आएगा श्रेणी क्रम में, ये 2 ओम आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 ओम यहाँ और यहाँ 2 ओम। ठीक है, ये 6 हो गया। अब है कि ये 4 और ये 4, ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रुकिए इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे कि
ए और बी है ना, ए और बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से समांतर श्रेणी में बनाएंगे, ये वाला ऐसे होगा, ये श्रेणी क्रम में है, ये तीनों जो दो दो ओम है ये श्रेणी क्रम में, दो दो और दो, ये श्रेणी क्रम में है। फिर और ये 4 ओम यहाँ हो जाएगा और 4 ओम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के होता है 6 ओम, ठीक है। ये 6 ओम हो गया। अब ये समांतर श्रेणी में हो गया, ये 6 ओम, ये 4 और ये 4 ओम, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में तुल्य कुल प्रतिरोध कितना होता है? समांतर श्रेणी का कुल होता है, देखिए 1 बाय कुल अगर करेंगे तो 1 बाय आर बराबर होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी में अगर प्रतिरोध R1 R2 और R3 है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो समांतर श्रेणी में 1 बट्टे में होगा। देखिए इसको याद कैसे रखना है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे कि श्रेणी क्रम में टोटल कितना होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीधा में होता है, ठीक है। और समांतर श्रेणी में बटम में होता है। तो देखिए समांतर श्रेणी में बटम में होता है, इसको याद कैसे रखना है, देखिए समांतर श्रेणी में कौन सा होता है, जैसे ये और ये ऐसे है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो यानी कि ऊपर नीचे, देखिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो नीचे वाला आया, यानी कि नीचे वाला जो है ना वो कुल प्रतिरोध जो है समांतर श्रेणी में नीचे होगा, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, मतलब नीचे होगा, बटम में हो जाएगा। और श्रेणी क्रम का होता है ऐसे होता है सीधा, ठीक है। तो यानी कि ये इसका जो कुल प्रतिरोध भी सीधा वाला होगा, सिंपल R1 R2 R3, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी में हम लोग को इसको सॉल्यूशन करना है। तो समांतर श्रेणी में क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, पहला जो 2 ओम करके मिला के 6 ओम हुआ था, फिर 1/4 और 1/4, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 6 दूनी 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, यहाँ 2 4 तिया 12 4 तिया 12, 3 3 6 2 8/12, 8/12 को जब काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये कितना है, ये है 1/R1, आर कुल प्रतिरोध 1/R है। तो जब इसको सीधा करेंगे RE बराबर कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल एफिशिएंसी इसका हो जाएगा 3/2। तो 3/2 करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 1.5, यानी 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 ओम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ प्रतिरोध से है ना एक क्वेश्चन बिहार SSC CGL में पूछा गया था, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। तो आपको याद रखना है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, यह है प्रतिरोधकता का मात्रक। जैसे अगर ऑप्शन में अगर आप नहीं पढ़े रहते हैं तो अगर ऑप्शन में ओम है तो आप प्रतिरोधकता का भी मात्रक ओम टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। देखिए प्रतिरोध छोटा है शब्द है तो इसका हो गया छोटा ओम। अब प्रतिरोधकता ये बड़ा जैसे हुआ तो इसका हो जाता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक हो गया ओम मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, देश का पहला फ्रेट विलेज यानी माल भाड़ा गांव ये बनेगा, कहाँ बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइट जो है ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। लेकिन सर्वोत्तम गुण वाला जो लौह अयस्क है ना वो हेमेटाइट होता है, ठीक है, हेमेटाइट होता है, लेकिन ऑप्शन में हेमेटाइट नहीं है तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटाइट है, ठीक है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट का सूत्र हो गया, और हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, ये याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो आयरन पायराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है, इसे आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेक इन इंडिया, यानी कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया, मेक इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुआ, तो याद रखना है आपको 25 सितंबर 2014, मैंने याद रखना है 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया, ठीक है। और स्मार्ट सिटी ये योजना कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन और अटल पेंशन और मुद्रा योजना, ये तीनों हुआ था 2015 में, ये याद रखना, ठीक है।
स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तीनों योजना का शुरुआत 2015 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए मुद्रा योजना से एक क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया गया था कि तरुण जो होता है, देखिए इसमें जो लोन मिलता है ना, सबका अलग अलग नाम है। तो तरुण लोन के तहत कितना लोन दिया जाता है? तो 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है। देखिए 3 भागों में इसको बांटा गया है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो आपको याद रखना है, शिशु लोन के तहत है ना 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है। ठीक है, शिशु लोन। फिर होता है किशोर लोन। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है परमाणु ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए जिस ईंधन का निर्माण जीव जंतुओं के ह्यूमस से होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है कौन? परमाणु ऊर्जा। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस ईंधन का ऊष्मीयमान उच्चतम होता है? तो हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान अधिकतम होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है अशगाबत। देखिए देश की राजधानी और मुद्रा, इससे निश्चित रूप से बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो ये देखिए, ये तो क्वेश्चन पेपर है 2020 का, लेकिन 2023 या 22 में जो एग्जाम हुआ बिहार एसएससी सीजीएल का, उसमें भी राजधानी से कई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें 2023 वाला जो बिहार एसएससी सीजीएल है उसमें तजाकिस्तान की राजधानी पूछा गया था। तजाकिस्तान की राजधानी और कजाकिस्तान की राजधानी पूछा गया था। ठीक है, तो सबको याद रखना है। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? पहले ये याद रखिए, ताशकंद जो है, ताशकंद किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और अबू धाबी किसकी राजधानी है? ये है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। ठीक है। और तुर्की का राजधानी है अंकारा। ठीक है। और रही बात कजाकिस्तान, यानी कि कजाकिस्तान की राजधानी, ये कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। और उज्बेकिस्तान का हो गया ताशकंद। फिर तजाकिस्तान एक होता है, तजाकिस्तान, यानी कि ऐसे समझिए, देखिए तजाकिस्तान, इस टाइप के नाम ज़्यादा है इसलिए कन्फ्यूजन होता है, कुछ को आप रिलेट करके याद कर सकते थे। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए कोई भी चीज़ ताज़ा रहता है ना तो उसको कोई नहीं दूसता है, ऐसे याद रखिए रिलेट करके। ताज़ा कोई चीज़ को कोई नहीं दूसेगा। ठीक है, नहीं दूसता है, यानी तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना स्थान आरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 स्थान आरक्षित है। ठीक है, लेकिन लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? देखिए अनुसूचित जाति के लिए 84, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो वो है 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है, रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण है किस अनुच्छेद के तहत है? लोकसभा में जो है आरक्षण वो 330 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है। और विधानसभा में जो राज्य का विधानसभा होता है उसमें SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है 332 में। ठीक है, इसे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसे याद कर लिए। देखिए विधानसभा 32, विधानसभा 32 वो से 332 वाला है, और लोकसभा में जो है वो 330 अनुच्छेद में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बेनिन। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी? बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवो। ठीक है। अच्छा, लाइबेरिया जो है, ये लाइबेरिया की राजधानी कौन सा है? लाइबेरिया की राजधानी है मोनोरोबिया। और अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। और गेबिन की राजधानी क्या है? गेबोन की राजधानी है लिब्रे बिल्ले। गेबोन की राजधानी है लिब्रे बिल्ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है थोरियम का है। मोनाजाइट जो है ना थोरियम का अयस्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ थोरियम आया, थोरियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है मलाला यूसुफजई, ठीक है। बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई कौन है, तो एक चीज़ याद रखना है क्वेश्चन इनसे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मलाला यूसुफजई है। 2014 में मिला था, इनके साथ एक मिला था कैलाश सत्यार्थी को, भारत के हैं, और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, 27 में है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है योकोहामा बंदरगाह जापान का है, जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, और टोक्यो जो जापान की राजधानी है होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है होन्शु द्वीप किस देश में, तो जापान में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप है, ये याद रखना है। और पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। वो परमाणु बम 6 अगस्त को जो पहला था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय। और दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया, तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। कहाँ गिराया गया, तो जापान के नागासाकी पर गिराया गया, ठीक है। इसका नाम था फैटमैन। पहला वाला था लिटिल बॉय, और दूसरा जो परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पर, उसका नाम था फैटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थल एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम। इसमें मेन चीज़ याद रखना है सबसे गहरा, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देखिए, भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, पहला कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, ये ध्यान रखना है। किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, तो नाहबा सोबा बंदरगाह का नाम अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, और नाहबा सोबा बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये है चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो बुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ठीक है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर ने किया था, ठीक है। इस निंदा का मतलब क्या होता है, इस निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा, ठीक है। दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आप पढ़ें, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप पढ़ें, जब आपके सामने जो क्वेश्चन आए, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और कन्फ्यूजन वाला हो, उस टाइप का कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो, सबको एक साथ रिविजन करना चाहिए। ये शानदार तरीका होता है पढ़ने का, इससे कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ जहांगीर के बारे में है, तो जहांगीर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सबको एक साथ यहाँ रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखिए, किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर के काल को मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अब एक है तुजुक ए जहांगीरी, किसकी आत्मकथा है, तो जहांगीर की आत्मकथा है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये लाहौर के शहादरा के निकट है, ठीक है, शहादरा के निकट है। तो इसे याद कैसे रखना है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, शहादरा में। तो इसे याद रखना है जहाँ गिरा वहीं शहीद हो गया, यानी जहांगीर का मकबरा शहादरा में है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिख गुरु जो गुरु अर्जुन देव था, 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है।
तो इसका दिए गए शब्दों के समान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांसा। ये क्या है देखिए, चांदी, सोना, लोहा और पीतल, ये क्या है, ये या तो धातु है या तो धातु का मिश्रण है, ठीक है। तो कांसा भी क्या है, धातु का मिश्रण है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। में है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में एग्जाम हुआ, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। अच्छा, अब जैन धर्म के बारे में आया तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ सबको रिवीजन करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है, ठीक है। जैन धर्म का अंतिम वो 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि पावापुरी में स्थित जल मंदिर, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में है। पावापुरी कहाँ है, नालंदा जिला में, ये ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो पावापुरी में हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 40। सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम है, तो इसमें क्या आ गया, घटा हुआ सही क्रम है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सोडियम का है, सोडियम से फिर कम है कैल्शियम, कैल्शियम से कम क्रियाशीलता है मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम से कम है लोहा का, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो वो है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो वो है सोना, ये याद रखना है, ठीक है। देखिए उभयधर्मी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछेगा कौन उभयधर्मी नहीं है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है विनेश फोगाट को दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको करंट में याद रखना है 2022 का राजीव गांधी खेल रत्न, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया 2021 में, ठीक है। तो अब इसको बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2022 का किसे मिला, तो वो मिला है शरत कमल अचंता को मिला। शरत कमल अचंता किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, किसकी याद में, तो मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी के जादूगर थे ये ना, हॉकी से संबंधित थे, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। निम्न में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। और ये जो माउंट फ्यूजियामा है, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली, ये तीनों है ना, ये जागृत ज्वालामुखी है। जागृत ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्यूजियामा जो है, ये जो माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है, तो जापान में है। एटना जो है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है, तो एटना इटली में है। इसे याद ऐसे रखिए रिलेट के, एटना इटली में है। और स्ट्रोम्बोली कहाँ है, तो सिसिली द्वीप पर है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है। तो ये चीज़ें याद हो गया। और एक चीज़ ये याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटापेक्सी है। किस देश में, इक्वाडोर में है, ठीक है। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी,
ठीक है, कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एकमात्र मृत ज्वालामुखी भारत का कौन सा है? तो नारकोंडम है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो पंचायतों का बात हो यानी कि राज्य स्तरीय बात है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राज्य का जो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है 243 के आई में होता है, ठीक है। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 280 में है। और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और ये वित्त आयोग का जो भी है ये 5 वर्षों के लिए गठित होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो ये मिला था केरल में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। और इससे एक और यहाँ ध्यान रखना है कि कोरोना से मृत्यु जो हुआ पहला वो किस राज्य में हुआ? तो वो हुआ था कर्नाटक में। देखिए, पहला केस मिला था केरल में, लेकिन पहली मृत्यु हुई थी कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है, किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो ये नोबेल शांति 2020 का ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जीता था ना, विश्व खाद्य प्रोग्राम 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन आपको 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार याद रखना है। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को याद ऐसे रखना है। देखिए, इसको रिलेट करिए नाग से, ठीक है। नाग को शांत रहने दो, ठीक है, नाग को शांत रहने दो, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस को मिला। जैसे आपको क्वेश्चन में आएगा, ऑप्शन में दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ ये शांति का, ये नरगिस यानी नाग है ना, नाग को शांत रहने दो, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 का नरगिस को मिला। इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला? देखिए, आप तो नोबेल पुरस्कार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नोबेल पुरस्कार जब घोषणा हुआ था पिछले महीने तो आप याद कर लिए होंगे सब, ठीक है। लेकिन आपको एक बार रिवाइजन करवा देते हैं। तो शांति का हो गया नरगिस मोहम्मदी। साहित्य का किसे मिला? जॉन फोसे को मिला, जॉन फोसे को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का। अभी जो भी बताएंगे सब 2023 का, ठीक है। जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अब आपको याद रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा रसशास्त्र, ठीक है। फिजिक्स में किसको मिला? अगोस्तिनी, 3 आदमी को मिला, ठीक है। अगोस्तिनी एक है, एक फेरेंस क्राउस और है एक एल ह्यूलियर। फिर से समझिए, भौतिकी में मिला अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउस और एल ह्यूलियर। रसायन विज्ञान में मिला है 3 व्यक्ति को, उसमें एलेक्सी एकिमोव, दूसरा है लुई ब्रस और तीसरा है मोंगी बबेंडी। फिर एक बार सुनिए, रसायन विज्ञान में मिला एलेक्सी एकिमोव, लुई ब्रस और मोंगी बबेंडी को। चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है, कौन कौन है? तो ड्यू बेसमैन और कैटलिन करिको को। चिकित्सा में 2 लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार, ड्यू बेसमैन और कैटलिन करिको को मिला है। अर्थशास्त्र में 1 व्यक्ति को मिला है, वो महिला है क्लाउडिया गोल्डिन। अर्थशास्त्र वाला कैसे याद रखना है? देखिए, गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन इसका नाम है, क्लाउडिया गोल्डिन, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है इसको, ठीक है। इसे याद रखना है गोल्डिन, ठीक है। गोल्डिन को ऐसे, यानी कि गोल्ड आपके पास है तो आपका अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, आपका इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है। यानी अर्थव्यवस्था वाला जब आएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो गोल्ड वाला मिला है ना, गोल्डिन को मिला। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें है कि डायक्लोरवास और साइपरमेथिन और कार्बन डेजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? तो ये है कीटनाशक दवा है, ये याद रखना है, ठीक है। किस प्रकार की दवा है? कीटनाशक। आपको याद रखना है, इसमें 3 क्वेश्चन है, कभी अकेला सिंगल ही पूछ दे कि डायक्लोरवास किस प्रकार की दवा है? तो कीटनाशक दवा है, ठीक है। साइपरमेथिन कीटनाशक दवा है, कार्बन डेजिन कीटनाशक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्रत्येक वर्ष की डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है।
अब देखिए दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये याद रखिए 5 जून को है ना एक है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व हैंड जो होता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। एक है देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए सीरियल से मार्च अप्रैल मई सीरियल से, इसको एक साथ आप जब भी पढ़ें तो एक साथ इसको साथ रिवीजन कर लेना तो आसानी से याद रहेगा। ये हो गया 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व जैव विविधता दिवस एक है ना, जैव विविधता दिवस 22 मई को हो गया, ठीक है। तो देखिए ये तीनों लगातार हो गया, 22 मार्च अप्रैल और मई तीनों। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। अच्छा 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है इंपॉर्टेंट, आपको याद है? तो क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ था, ठीक है। बिहार दिवस भी और जल दिवस भी दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर बुक में दिया हुआ है डी, क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले, लेकिन ये गलत है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था 1930 में, ठीक है। तो 1930 में बोला कि किस घटना से पहले घटित हुआ, तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, इसके ठीक पहले हुआ था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब? फिर से समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। अच्छा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया गया? तो ये इससे पहले ही है, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था पूर्ण स्वराज की घोषणा। दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक ना। दांडी मार्च जो दांडी यात्रा हुआ था 1930 में हुआ था। तो आपको इसका आंसर क्या हो गया? गांधी इरविन समझौता से पहले घटित हुआ था, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, है ना, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ, यानी कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1948 में अलग हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बर्मा से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बर्मा किसका पुराना नाम है? तो म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नई पैताब है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियंस ने जीता। 2019 में भी जीता, 2020 में भी जीता, लेकिन आपको याद रखना है 2023 का कि आईपीएल खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता 2023 का। किसे हराकर जीता था? गुजरात टाइटंस को हराया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है और ये ध्यान रखना है आईपीएल से कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत हुआ था 2008 में, ठीक है। और 2023 में जो आईपीएल हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आईपीएल किसने जीता? तो इससे पहले चेन्नई से पहले मुंबई इंडियंस थे, लेकिन अब बराबर हो गया, दोनों चेन्नई और मुंबई ये दोनों 5-5 आईपीएल जीते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक देश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक सौरव गांगुली के जीवन की घटनाओं पर आधारित है, ठीक है। और
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सप्तर्षि सरकार है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कपिल देव है, ये ध्यान रखना है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है कपिल देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है, नाथप्पा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये भाखड़ा नांगल परियोजना पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो वो भी सतलज नदी पर है। देखिए, एक तो हो गया नाथप्पा झाकड़ी परियोजना, एक हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, और एक है कोल्डेम परियोजना। ये तीनों है सतलज नदी पर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन उकाई परियोजना पूछा जाता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। ठीक है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये दोनों है झेलम नदी पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 और 1.63 है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की गति उतना ही कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी सबसे अधिक अपवर्तनांक है किसका है? ये चौथा वाला यानी कार्बन डाइसल्फाइड का है, इसीलिए प्रकाश की गति सबसे कम किस में होगा? कार्बन डाइसल्फाइड में होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर बनाता है, या अवशेष गलत लिखा हुआ है ना, अवशोषित कर बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीला हरा हाइड्रेट बनाता है। क्या है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषित कर नीला हरा हाइड्रेट बनाता है। देखिए, कॉपर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो वो ध्यान रखना है आपको, CuCl2 होता है, कॉपर क्लोराइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालघाट स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर एवं पालक्कड़ के बीच में स्थित है। यानी पालघाट दर्रा है एक, वो कोयम्बटूर एवं पालक्कड़ के बीच में स्थित है। देखिए, पाल घाट है, एक भोर घाट है, और एक है थाल घाट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पाल घाट हो गया कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच, भोर घाट है मुंबई और पुणे के बीच, याद रखना है आपको, भोर घाट है मुंबई और पुणे के बीच, और थाल घाट है मुंबई और नासिक के बीच है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सेनकोटा दर्रा जो है, सेनकोटा दर्रा किसके बीच है? तो मदुरई और तिरुअनंतपुरम के बीच है। सेनकोटा दर्रा मदुरई और तिरुअनंतपुरम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलानडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, वो संबंधित है। हिमा दास किससे संबंधित है? तो हिमा दास क्या है? वो मतलब रनिंग करती है, दौड़ती है, वो एथलेटिक्स से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है एथलेटिक्स है। ठीक है, हिमा दास से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ढिंग एक्सप्रेस किसका उपनाम है? तो हिमा दास का है। हिमा दास किस राज्य से है? तो असम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, तो कहाँ पाया जाता है? ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा जो पिछला भाग होता है वो सेरिबेलम, वो मेडुला ओब्लोगंटा का बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम। सबसे छोटा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ज्ञान बुद्धि और विवेक का केंद्र कौन होता है? तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, सेरिब्रम जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, संतुलन यानी बैलेंस, बैलेंस बनाए रखता है बेलम, है ना, सेरिबेलम, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम शब्द छांटिए। ये क्या है? ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, मैड्रिड और पेरिस। देखिए, ब्रुसेल्स है ना, ये राजधानी है, मैड्रिड भी राजधानी है, और पेरिस भी किसी देश की राजधानी है, लेकिन ये बर्मिंघम किसी देश की राजधानी नहीं है।
है ना, एक शहर है इंग्लैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब देखिए ये बेल्जियम जो है, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ये ध्यान रखना है। और जो मैड्रिड है ये क्या है, स्पेन की राजधानी है। अब पेरिस किसका राजधानी है, फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो इसका करेक्ट आंसर है दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। ये क्या है, वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। वायु के द्रवीकरण के लिए क्या आदर्श है, दाब को बढ़ाना है और तापमान घटाना है। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो बाष्पीकरण कहलाता है। अच्छा, ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अभी हाल में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें यूरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि यूरिया में क्या नहीं है, या तो यूरिया में कौन कौन सा है। ठीक है, तो एक में जैसे ऑप्शन में दे दिया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दूसरा दे दिया था नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फिर तीसरा में दे दिया था नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ऐसे करके कौन सा सही है, इसमें से कौन है? तो ये ध्यान रखना है आपको, यूरिया का सूत्र से ये ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, यानी कि यूरिया में क्या क्या हो गया, देखिए N भी है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन, ये चारों है, NHCO, ये चारों है। ठीक है, ये बीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यूरिया का सूत्र ध्यान रखना है। आसान है सूत्र, क्या है, NH2CO NH2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन में, जो यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो वो 46% पाया जाता है। ठीक है, यूरिया से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि पहला कृत्रिम संश्लेषित जो उर्वरक है वो कौन सा है? तो वो यूरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में किया गया। ठीक है, कर्नाटक से क्वेश्चन पीछे क्या आया था कि कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में ही हुआ था। ठीक है, भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो पूछा जाता है और एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, ये दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है कि स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था है। तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन करता है? ये सेबी है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है ना। सेबी का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सेबी की स्थापना कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में याद रखना है करंट अफेयर की दृष्टि से कि सेबी का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस। लेकिन एक है विश्व खाद्य दिवस, वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये 5 जून है, 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विषम शब्द चुने। तो इसका करेक्ट आंसर है कैरम। कैरम क्या है? इंडोर गेम है, यानी कि इंडोर गेम है, यानी कि ये घर के अंदर खेलने वाला चीज़ें खेलते हैं। और ये सब क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये सब आउटडोर गेम है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें अपतटीय रुपया बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उषा थोराट थे। ठीक है, उषा थोराट।
ठीक है। अब देखिए आरबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आरबीआई क्या है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई से कब प्रथम गवर्नर को क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सीडी देशमुख है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। और आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1971 में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसी 24 अक्टूबर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, यूएनओ दिवस कब मनाया, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यहाँ पूछा गया कि भूटान कब शामिल हुआ? तो 1971 में। भारत कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ था 1945 में ही शामिल हो गया था, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यूएनओ में कुल कितने देश हैं? तो 193 देश है। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि यूएनओ का जो है 193वां देश यानी कि नवीनतम देश उसमें जुड़ने वाला कौन है? तो दक्षिणी सूडान है, दक्षिण सूडान है। ठीक है, अब यहाँ भूटान जैसे आया तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी बिहार एसएससी सीजीएल में। तो इसका मुद्रा है नगुल्ट्रम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन से नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी और सोन नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, देखिए नर्मदा और ताप्ती ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये ध्यान रखना है। नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा पूछेगा, अगर की लग जाता है तो कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित में से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय की बात है जब 2020 में एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, तो उस समय थे के सिवान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है के सिवान। लेकिन आपको अभी वर्तमान 2023 में याद रखना है इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस सोमनाथ, है ना, एस सोमनाथ। ये 2023 में अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, डीआरडीओ के बारे में पूछा जाता है ना। डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोयला। जो ऊर्जा का स्रोत है वो गैर नवीकरणीय है। देखिए गैर नवीकरणीय यानी क्या? नवीकरणीय यानी नया जो नहीं रहेगा, यानी कि ये सीमित है, ये कभी समाप्त हो जाएगा। तो गैर नवीकरणीय हो गया यानी कि कोयला। बाकी जैसे जल विद्युत हो गया, चाहे सौर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या हमेशा नया रहेगा, ये प्राकृतिक है, ये हमेशा रहेगा। और ये क्या होता है? परंपरागत है। ठीक है, यानी कि बाप दादा का संपत्ति, ये कभी समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको ऐसे सिंपल भाषा में। ठीक है, एक ऐसे भी याद रखना है, जैसे देखिए वह ऊर्जा स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में ना लाया जा सके, जिसका सीमित भंडार हो, वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जिसका वह ऊर्जा स्रोत जिसको दोबारा प्रयोग में लाया जा सके, जिसका असीमित भंडार हो, वो क्या हो गया? वो नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। ठीक है, पुस्तक का है और उसके लेखक है। जैसे आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक है रघुराम राजन। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लालकृष्ण आडवाणी है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। और इम्परफेक्ट के लेखक है संजय मांजरेकर। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में से
कहाँ से स्त्रावित होता है? तो इंसुलिन के बारे में आपको मालूम है कि ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन अग्नाशय से स्त्रावित होता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि किसकी कमी से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है? तो इंसुलिन की कमी से ना ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज, है ना, मधुमेह रोग हो जाता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो वो है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? वो पीनियल ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, पीनियल ग्रंथि, ये याद रखना है। सबसे बड़ी हो गई यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? यानी पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ये है फिलीपींस की मुद्रा है, ठीक है। अब फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। देखिए मनीला से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान किस देश में, जो इसका अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का जो मुख्यालय है किस देश में है? तो आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय मनीला में है। तो मनीला किस देश में है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो एक तो हो गया चावल शोध संस्थान मनीला में, और एक है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो भी है मनीला में। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, मालदीव है, यहाँ मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो है माले। सीरिया की राजधानी दमिश्क, और कतर की राजधानी दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है 2020 की बात है, जेसिंडा अर्डन। लेकिन वर्तमान 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो वो है क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर है। अच्छा, एक क्वेश्चन न्यूजीलैंड से ये पूछा जाता है कि कीवी, जो कीवी है किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये है न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? तो वो था रेयॉन। इसका करेक्ट आंसर है रेयॉन। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ इस पूछा जाता है कि रबर किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन माजेब किस रोग की पहली दवा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इबोला की पहली दवा है इन माजेब। इबोला क्या? इबोला एक वायरस है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, राज्यों के स्थापना वर्ष के क्रम के अनुसार सजाएं। तो जैसे कि यहाँ मणिपुर दिया है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इसको देखिए आप आसानी से इसको टिक करके मतलब छांट के आप आंसर लगा सकते हैं। बोला कि राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं, यानी कि सबसे पहले किसका स्थापना हुआ, बाद में किसका हुआ, ठीक है, इस तरह से सजाना है क्रम से। तो देखिए तेलंगाना सबसे लास्ट में किसका है? तेलंगाना का। 29वां राज्य जो बना था, अभी 28वां है, तो सबसे लास्ट वाला राज्य कौन सा बना? तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन यही हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। यानी मणिपुर की स्थापना हुआ था 1972 में, ये ध्यान रखना है, 1972 में। मिजोरम का स्थापना हुआ था 1987 में, और छत्तीसगढ़ 2000 में हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्य बना था 2000 ईस्वी में, और तेलंगाना 2014 में, ठीक है। देखिए एक राज्य की स्थापना से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसका पूछा जाता है, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ? कई एग्जाम में और हमेशा बार बार रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ? तो आपको याद रखना है इसको, सिक्किम वाला 1975 में हुआ, सिक्किम की स्थापना 1975 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विषाणु के कारण होता है, ठीक है। जंतुओं में फुट एवं माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। इसी टाइप एक क्वेश्चन है एथलीट फुट। एथलीट फुट किसी कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। कवक के कारण और क्या क्या होता है? दाद, खुजली, गंजापन, ये सब कवक के कारण ही होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटोजोआ से है, प्रोटोजोआ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, 4-5 रोग है जो आपको याद कराते हैं। देखिए एक है कालाजार, कालाजार होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। सोने की बीमारी होता है प्रोटोजोआ से, और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, और पायरिया होता है प्रोटोजोआ से, और पेचिस रोग होता है
किससे? पायरिया से। तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए ये प्रोटोजोआ से होने वाला 5 रोग आपको बताएं, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। इसको याद रखना है कसम पापा की, कसम पापा की। कसम यानी कि कालाजार, सोने की बीमारी, मलेरिया, पायरिया और पेचिस, ये रोग प्रोटोजोआ से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। एसएससी एमटीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने वाली गैस है उसका सूत्र क्या है? तो ऐसे है ना, N2O, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसाने वाली गैस है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया? तो वो किया था प्रिस्टिले, जोसेफ प्रिस्टिले ने किया। देखिए हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो है की खोज और ऑक्सीजन की खोज, ये दोनों की खोज किया जोसेफ प्रिस्टिले, है ना, प्रिस्टिले याद रखना आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है IgA से अल्फा को रिलेट करता है। ठीक है, अल्फा से इसको संकेतित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करने वाली योजना कौन सा है? तो ये है महिला समृद्धि योजना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि महिला समृद्धि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है PV नरसिम्हा राव के समय किया गया था। कब? ये 1992 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 73वां संविधान संशोधन है क्या, किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और जब भी पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे तो नगर पालिका साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, जैसे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से है। ठीक है, 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, तो 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से। यानी एक चीज़ और याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन यहाँ पूछा है और 74वां संविधान संशोधन, ये दोनों जो है ना प्रस्तुत किया गया था PV नरसिम्हा राव के समय किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, राजा रवि वर्मा कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चित्रकार थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नील दमयंती किसकी पेंटिंग है? तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है अति सिंचाई, यानी अधिक सिंचाई के कारण भूमि क्षति पंजाब में होता है। ठीक है, और यहाँ भूमि से आया क्वेश्चन। तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 134, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ था। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। और 1931 में क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे संचालन समिति का अध्यक्ष जीवी मावलंकर, ये गलत है क्योंकि संचालन समिति का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, जीवी मावलंकर कौन थे? ये जो लोकसभा के पहला अध्यक्ष कौन थे? वो जीवी मावलंकर ही थे, ये ध्यान रखना है। और प्रांतीय संविधान समिति, देखिए इसका आंसर हो गया ये। और ये प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल था, ये सही है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, ये सही है। और संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो ये हुआ था 2002 में। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी।
ठीक है। अब देखिए झंडे के बारे में, ध्वज जो है उसके बारे में कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको एक साथ रिवीजन करेंगे। अब झंडे की जैसे कि रेशियो कितना है, लंबाई चौड़ी का अनुपात, तो लंबाई चौड़ी का अनुपात है 3:2। जो राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा है, उसमें जो चक्र में कितने तीली पाई जाती है, तो कितना तीली है, तो 24 है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसका डिजाइन किसने दिया, तो पिंगली वेंकैया ने दिया था, ठीक है। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया था, तो ये 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था ये राजेंद्र कुमार जोशी को। अब 2023 में जो है प्रवासी भारतीय सम्मान टोटल 27 लोगों को मिला है, ये ध्यान रखना है, 27 लोगों को मिला है। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को ही, यानी 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे भारत, तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो विषाणु से होने वाला ये है चिकन पॉक्स है ना, छोटी माता, ये विषाणु के कारण होता है। बाकी ये सिफिलिस और टाइफाइड ये जीवाणु से होता है, और मलेरिया किससे, प्रोटोजोआ से होता है। अभी याद करवाए थे कसम पापा की है ना, कालाजार सोने की बीमारी, मलेरिया पापा की यानी पायरिया और पेचिस, ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, ठीक है। अच्छा, पर्वत से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रॉकी पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉकी पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार शैली किसका मिश्रण है, तो ये इंडो और ग्रीक का मिश्रण है, ठीक है। हिंद यूनानी है ना, इंडो और ग्रीक का मिश्रण है गंधार कला शैली। अब एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था, तो सबसे ज़्यादा गंधार कला यानी कि गंधार कला की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो कुषाण के काल में हुआ, ये ध्यान रखना है, कुषाण काल में। और किसके समय, तो कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 है, निम्न घटनाओं का यथाक्रम सही होगा, तो सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या है, ईस्वी सबका याद रहना जरूरी है। जैसे कि लखनऊ समझौता कब हुआ, सबसे ये बड़ा है यानी सबसे पहले वाला है ना, ये सही है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में आया था, और साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे पहले लखनऊ समझौता, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है कि किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था, तो नाइटहुड की उपाधि या तो कभी पूछेगा सर की उपाधि त्याग दिया था, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि या तो सर की उपाधि त्याग दिया था, ठीक है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे जालियांवाला बाग, पहले तो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्यागा था, और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागा था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको डेट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट सहित पूछा जाता है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने ने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। जनरल डायर को गोली किसने मारा, तो उधम सिंह ने मारा था, ठीक है। एक क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछ लिया गया था, कर्नल वायली को गोली किसने मारा, तो कई लोग उधम सिंह टिक करके आ गए थे, लेकिन ध्यान रखना है जब भी गोली मारने वाला अगर क्वेश्चन, तो दोनों को साथ में याद रखना है। जनरल डायर को गोली किसने मारा, तो उधम सिंह ने, और कर्नल वायली को गोली किसने मारा, तो मदन लाल ढींगरा ने मारा। देखिए इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, कर्नल वायली मदन लाल, वायली लाल है ना, कर्नल वायली को गोली किसने मारा, तो मदन लाल ढींगरा ने मारा। अच्छा, जालियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो हंटर समिति का गठन किया गया था, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ है चौरा चौरी कांड, ये कब हुआ था, 1922 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ, 1930 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये भी
1919 में आया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट 10 का पूरा जीके और साइंस का शानदार डिस्कशन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रुपये का चिन्ह का डिजाइन करने वाला छात्र का नाम क्या था, तो वो था उदय कुमार। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।